हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक टॉपिक 2.11 इनइलास्टिक कोलियन इन टू डिमेंशन। देखो, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था इनइलास्टिक कोलियन इन वन डिमेंशन, इससे हमने स्टडी किया था। इससे पहले हम इलास्टिक कोलियन को स्टडी कर चुके हैं, इलास्टिक कोलियन इन वन डिमेंशन, इलास्टिक कोलियन इन टू डिमेंशन। अब हम स्टडी कर रहे हैं इनइलास्टिक कोलियन इन वन डिमेंशन, जो कि पिछला लेक्चर था। आज का लेक्चर है इनइलास्टिक कोलियन इन टू डिमेंशन। तो इसे देखेंगे इन इलास्टिक कोलियन होती कैसे, मैं दोबारा रिवाइव करूंगा कॉन्सेप्ट को। फिर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलियन क्या होता है, टू डिमेंशनल मोशन, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। सो वेलकम योर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। इन इलास्टिक कोलियन इन टू डिमेंशन। अगेन, अगर मेरी आवाज थोड़ी सी मध्यम आ रही हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अभी मेरी तबीयत, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो अभी वो ठीक नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, कुछ फर्क तो आया बहरहाल। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इन इलास्टिक कोलियन इन टू डिमेंशन। देखो, इन इलास्टिक कोलियन क्या होती है वो मैं दोबारा बता दूं कि ऐसी कोलियन की जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टेनिस बॉल को इस साइड से छोड़ता हूं तो टेनिस बॉल ग्राउंड के साथ हिट करने के बाद वापस इसी साइड पे नहीं आता, उसकी हाइट कुछ ना कुछ कम रहती है। इसका मतलब है कि कोलियन के दरमियान टेनिस बॉल ने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी को अपनी क्या किया, लॉस किया। तो ऐसी कोलियन को मैं बोलूंगा इन इलास्टिक कोलियन। इनइलास्टिक कोलियन ऐसी कोलियन है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। बस ये मैंने एक टिपिकल एग्जांपल दी समझाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दूसरी हेडिंग लिखी है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन क्या आती है? अच्छा, परफेक्ट का मतलब है कि जहां पे सारी की सारी ऐसी कोलियन की जहां पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, तो वो मेरे पास होगी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बॉडी को यहां से छोड़ता हूं और यहां से छोड़ने के बाद वो ग्राउंड के साथ जब हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो ग्राउंड के साथ ही चिपक जाती है, वो वापस ऊपर बाउंस बैक ही नहीं करती। उसका चिपक जाने का मतलब है कि उसने सारी की सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी, जो उसके पास एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल थी, कोलियन के दौरान उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो ये मेरे पास एग्जांपल होगी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन की। फॉर एग्जांपल, मड है, मट्टी ऐसे में दीवार पे अगर मैं थ्रो करवाऊं तो वो मट्टी दीवार के साथ चिपक जाएगी, बाउंस बैक नहीं करेगी। इसका मतलब है कि कोलियन के दरमियान उस मट्टी के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, वो सारी की सारी कोलियन के दरमियान क्या होगी, लॉस्ट होगी। तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन, पिछले कंसेप्ट को मैं रिवाइव करवा रहा हूं, अभी टू डायमेंशन की तरफ मैं आता हूं। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन क्या होगी था, कोलियन इन विच कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, ऐसी कोलियन की जिसमें कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट, वो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, स्टिक टुगेदर टू मेक अ सिंगल मास इज नोन एज परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन। यहां पे आएगा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन। तो ऐसी कोलियन जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक ही कर जाए, चिपक जाए, और वो एक सिंगल मैस बना ले, तो वो मेरे पास परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन की एग्जांपल होगी। जैसे मट्टी दीवार के साथ चिपक गई और दीवार के साथ ही चिपक गई, तो एक सिंगल मैस के साथ बना लिया। तो यहाँ पे ये मेरे पास एग्जांपल है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन की। अब टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी टू डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, एक्स वाई में मूव कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, मान के चलो मेरे पास दो मैसेज हैं। वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है, दो मैसेज हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते विद सम वेलोसिटी, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी। मान के चलो m1 की वेलोसिटी ज्यादा, अगर m1 की वेलोसिटी ज्यादा तो वो m2 के साथ क्या करेगी, कोलाइड करेगी, हिट करेगी। अगर कोलियन के दौरान या कोलियन के बाद अगर ये दोनों मैसेज अगेन सेम ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहे, मतलब जिस स्ट्रेट लाइन में वो पहले मूव कर रहे थे कोलियन के बाद भी उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहे, तो ये मेरे पास केस होता था वन डायमेंशनल मोशन का। टू डायमेंशनल मोशन क्या होगी कि जिसमें कोलियन के दौरान या कोलियन से पहले बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे। मतलब अगर ये लेट्स सपोज अभी इनिशियली सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन होता है क्या, कोलियन के बाद आफ्टर कोलियन एक बॉडी इस तरह मूव करने लग पड़ती है, एक बॉडी इस तरह मूव करने लग पड़ते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव नहीं कर रही। तो ये मेरे पास केस होगा टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन ऐसी मोशन है कि जिसमें बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव ना कर रही। अच्छा, यहाँ पे तो इनिशियली मैंने सेम स्ट्रेट लाइन में लिया ना दोनों मैसेज को, मैं डिफरेंट लाइंस में भी ले सकता था, ठीक है, बस वो समझाने के लिए। टू डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट समझ लग गया कि जिसमें बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव ना करी। और इनइलास्टिक कोलियन ऐसी कोलियन जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ क्या हो, लॉस हो। और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलियन ऐसी कोलियन है जिसमें बॉडी अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देती है, मतलब दूसरी बॉडी के साथ स्टिक कर जाती है, दोनों बॉडी स्टिक कर जाती है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, एक फिगर जो है वो बुक में मेंशन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिगर मेंशन इन अ बुक। ये जो फिगर बुक में मेंशन है ना, ये एक, और जो उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप किया हुआ है,
ये उसके साथ अलाइन नहीं होती, कंप्लायंट नहीं है ये फिगर उन एक्सप्रेशंस के साथ जो उसने डेवलप किए। मतलब कुछ ना कुछ बुक में लाजमी बात है, थोड़ी सी गलती है, नई नई बुक है तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो उसने फिगर मेंशन की है वो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ कंप्लायंट नहीं है। उसने जो इक्वेशंस को डेवलप किया वो जनरल है, जबकि फिगर उसने केस ये वाला लिया। जबकि जो करेक्टेड वन है, करेक्टेड फिगर जो कि उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी उसके साथ अलाइंड है, वो ये है जो कि मैंने यहाँ पे डेवलप किया। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कि वो बाद में डेवलप करता है इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, तो उसके लिए फिगर ये वाली इस्तेमाल होगी। बहरहाल मैं दोनों को समझा देता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने एट द एंड इस्तेमाल ये करनी है, ये करेक्टेड वन है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल होप से ये करेक्ट भी हो जाएगी। ये ज्यादा जनरलाइज फॉर्म भी यही है, जनरलाइज। उसने जो एक्सप्रेशंस डेवलप किए वो जनरलाइज फॉर्म के, लेकिन उसने जो सिनेरियो कंसीडर किया है वो स्पेशल केस वो ये वाला कंसीडर किया है। तो नाउ अब इन केसेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो बुक में मेंशन है ना वो ये है कि एक बॉडी है मेरे पास m1, दूसरी बॉडी है मेरे पास m2। जो m1 बॉडी है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v1i। जो m2 बॉडी है वो xy प्लेन में मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v2i। v2i का मतलब है 2 का मतलब है सेकंड बॉडी, i का मतलब है इनिशियल, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v2i और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v1। अब ये जो v2i है ये xy प्लेन में मूव कर रही है तो ये एंगल फॉर्म कर रही है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। अब होता क्या है, ये बॉडी यहां से आ रही है, ये बॉडी यहां से आ रही है, तो इस पॉइंट पे ओरिजिन पे ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ परफेक्टली कोलाइड करते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन इस पॉइंट पे आके करते हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, तो कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो इस बॉडी का जो मास होगा वो m1 प्लस m2, दोनों बॉडीज के मासेस के सम के बराबर m1 प्लस m2 बराबर होगा। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल M के साथ। और अब ये जो बॉडी है ये किसी खास वेलोसिटी vf के साथ मूव कर रही है। अब ये बॉडी किसी खास वेलोसिटी vf के साथ मूव कर रही है। ओके, अब देखो ये जो m2 बॉडी है ये आना चाह रही थी इस तरफ, ये जाना चाह रही थी इस तरफ, जाना चाह रही थी, इसकी मोशन की डायरेक्शन इस तरफ थी। जो m1 बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग मूव करना चाह रही थी, लेकिन कोलिजन के बाद क्या होगा, ना तो बॉडी ये जो कैपिटल M है ना तो बॉडी परफेक्टली इस तरफ मूव करेगी ना इस तरफ, बल्कि इन दोनों के इन बिटवीन, दोनों के बाद नहीं मानेगी बल्कि इन दोनों के इन बिटवीन किसी में मूव करेगी। ठीक है, ना एग्जैक्टली इस तरफ ना इस तरफ, बल्कि थोड़ा सा इन दोनों के इन बिटवीन मूव करेगी और ये एंगल फॉर्म करेगी। कैपिटल M बॉडी एंगल फॉर्म कर रही है 5 विद द हॉरिजॉन्टल, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था ये 5। तो ये वो फिगर थी जो कि बुक में मेंशन थी, ये मैंने समझा भी दी। लेकिन जो करेक्टेड वन है जहां से एक्सप्रेशन भी डेवलप करेंगे हम, वो ये है। फर्क कहां पे है कि जो m1 बॉडी ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं मूव कर रही, ये परफेक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करी, बल्कि ये भी एक्सवाई प्लेन में मूव करी। m2 बॉडी तो वहीं पे एक्सवाई प्लेन में मूव करी, m1 बॉडी भी एक्सवाई प्लेन में मूव करी विद द सेम v1i वेलोसिटी। और ये जो m2 बॉडी ये v2i वेलोसिटी के साथ मूव करे। इनिशियल सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v2i और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v1i। अब ये जो m1 बॉडी एक्सवाई प्लेन में मूव कर रही है तो ये एंगल फॉर्म कर रही है, लेट्स सपोज θ1, इसके एंगल को मैं कहता हूं θ1। और ये जो एंगल फॉर्म कर रही है बॉडी 2 या m2 बॉडी जो एंगल फॉर्म कर रही है इसे मैं कह रहा हूं θ2। ओके, अब m2 बॉडी और m1 बॉडी इस पॉइंट पे ओरिजिन पे आके एक दूसरे के साथ करते हैं कोलाइड। अब चूंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉडी चिपक जाएंगे, दोनों बॉडी चिपक। ये मेरे पास जो बॉडी है इसे मैं कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मास किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2, दोनों बॉडीज के मैसेज के सम के बराबर। और ये बॉडी किसी खास वेलोसिटी bf के साथ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अच्छा, अगेन m2 बॉडी जाना चाह रही थी इस तरफ, m1 बॉडी जाना चाह रही थी इस तरफ, लेकिन ये जो कैपिटल M बॉडी है ना तो एग्जैक्टली इस तरफ जाएगी ना इस तरफ, बल्कि अगेन इन दोनों के इन बिटवीन किसी और डायरेक्शन में, इन दोनों के इन बिटवीन किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑब्वियसली जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगी, अगर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा m1 का तो इसकी तरफ टिल्ट हो जाएगी। तो ये करेक्टेड वन फिगर है और यहीं से हम एक्सप्रेशन भी डेवलप करेंगे, क्योंकि बुक वाले ने भी यहीं से एक्सप्रेशन डेवलप क्यों है। और ये ज्यादा जनरलाइज फॉर्म भी यही है, ज्यादा जनरलाइज फॉर्म यही है जिसमें दोनों बॉडीज को इंक्लाइन कर दो, वहां पे तो हॉरिजॉन्टल था ना। ओके, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखी हैं। क्या लिखा है, कंसीडर टू बॉडीज, मान के चलो दो बॉडीज है हैविंग मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1i एंड v2i रिस्पेक्टिवली इन xy प्लेन। मान के चलो दो बॉडीज है m1 और m2 मूव करे v1i और v2i वेलोसिटी के साथ, और ये जो v1 अगेन किस में मूव करे, xy प्लेन में। आगे लिखता हूं सच दैट m1 बॉडी मेक्स एन एंगल θ1, इस तरीके से कि जो m1 बॉडी वो θ1 एंगल फॉर्म करी, जबकि m2 बॉडी एंगल फॉर्म करी है θ2 विद हॉरिजॉन्टल। ओके, m1 बॉडी मेक्स एन एंगल θ1 विद हॉरिजॉन्टल व्हाइल m2 बॉडी फॉर्म θ2 एंगल विद हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग मोशन के दौरान। ओके, फिर ओरिजिन पे आगे दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ करते हैं कोलाइड। कोलिजन के बाद क्या होता है,
ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं। लेट आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं। स्टिक करने का मतलब है कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, आफ्टर कोलिजन क्या आता है? जो इस बॉडी का है, चूंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए हैं, तो जो कंबाइंड मास होगा बॉडी का वो बराबर होगा कंबाइंड मास, उसे मैं कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बराबर है मेरे पास m1 प्लस m2 के। जबकि जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की वो है vf, और फाइनल एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? फाई, फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये इनिशियल सेटअप था। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जीज के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और वहां से कुछ इक्वेशंस को डेवलप करेंगे। तो उसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड यहाँ से रेस करना पड़ेगा, इन सबको नोट डाउन कर लो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। देखो, अब हम डील कर रहे हैं टू डिमेंशनल मोशन को। बॉडी किस में मूव करे? टू डिमेंशनल मोशन में। और जो मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हम बेसिकली मोमेंटम ही फाइंड आउट करते हैं ना। मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। जब एक वेक्टर क्वांटिटी टू डिमेंशन में मूव कर रही होती है, तो तब हम उस वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। मतलब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई करेंगे, लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर फाइंड आउट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। हम ये दो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब काइनेटिक एनर्जी की जब बारी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पर पिछले लेक्चर में हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें वन डायमेंशनल मोशन थी। बॉडी मूव या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वन डायमेंशन में मूव कर रही थी, यहाँ पे टू डायमेंशन में मूव कर रही है। जब एक वेक्टर टू डायमेंशन में मूव कर रहा होता है, तो उसे इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। यही बात कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है। सिंस वी आर डीलिंग विद टू डायमेंशनल मोशन एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो नाउ रिजोल्व द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो फिर क्या करेंगे? मोमेंटम को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे, क्योंकि हम टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजोल्व द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लगाएंगे, बल्कि कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की कुछ इक्वेशन आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे, वो देखें। अच्छा, कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना होगा इनिशियल डायरेक्शन। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो इनिशियली किस डायरेक्शन को मैं पॉसिबल लेता हूँ। वैसे तो ये अल्टीमेटली यही रूल होता है कि इस तरह वाली डायरेक्शन को पॉसिबल लिया जाता है, लेकिन फिर भी ये मेंशन करना अच्छी बात है कि मैं इस तरह वाली डायरेक्शन को पॉसिबल ले रहा हूँ। ये मेरी मर्जी होती है, मैं इस तरह वाली डायरेक्शन को भी पॉसिबल क्या सकता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। लेकिन यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया। अच्छा, ना भी मेंशन करो तो ये ऑलरेडी यही कंसीडर किया जाता है कि यही डायरेक्शन को तुम लोगों ने पॉसिबल कंसीडर किया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं? अलोंग एक्सिस इज टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा, वही मेरे पास बराबर होगा टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस। टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो बराबर होगा टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना है कोलिजन से पहले? मोमेंटम मेरे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मेरे पास ये होता है। अब ये मेरे पास दो बॉडीज है m1 और m2, ये आती है यहाँ पे कोलाइड करती हैं और स्टिक कर जाती हैं, और एक बॉडी कैपिटल M मेरे पास यहाँ पे फॉर्म होती है, और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब मुझे, चूंकि मैंने इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को भी इसके कंपोनेंट्स में मैं रिजोल्व करूंगा। ये v1i है, इस वेलोसिटी को m1 बॉडी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। सिर्फ इसे m1 बॉडी है, इसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। m1 बॉडी कितना एंगल फॉर्म कर रही है? θ1, यहाँ पे मैंने लिख दिया θ1। और ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? v1i वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। किस तरफ? इस तरफ। अब मुझे इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? ये मैंने रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी इस तरफ मूव कर रही है। कंपोनेंट में रिजोल्व कैसे करूंगा? इस पॉइंट से प्रोजेक्शन को ड्रॉ करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। एक ये मेरे पास कंपोनेंट होगा, मतलब किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन और एक इस तरफ, ऐसे दो कंपोनेंट जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मैं स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे मैंने शो की है, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह मैंने शो की है। अब एरो हेड की डायरेक्शन बड़ी जरूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है ना, ऊपर जा रहा है, वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो मतलब इसके जो कंपोनेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहे होंगे, इसी तरफ जा रहे होंगे। तो जो मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा वो ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा। ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन को नीचे की तरफ शो कर दूं। चूंकि वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कंपोनेंट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी, और वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो मैं जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उल्टी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी इसके साथ अलाइन होनी चाहिए। ओके, एक इसका मैंने ये कंपोनेंट बना लिया, और एक मैंने इसका ये कंपोनेंट सिंपली क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। ऐसे समझ लो कि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है सिंपली, डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। अब ये v1i है। अच्छा,
अब एंगल फॉर्म हो रहा है इस कंपोनेंट के साथ। मैं बड़ी देर से मैं एक ये रूल बता रहा हूँ कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा हो, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा हो, वो वाला कंपोनेंट होता है कोस कंपोनेंट। अगर ये वाला वेक्टर मेरे पास है v1 i, अब इस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये वाला कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होगा, मतलब v1 i कोस ऑफ थीटा 1। ये हमने ड्राइव किया हुआ है पहले, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है और वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होता है कोस कंपोनेंट। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है इस वाले कंपोनेंट के साथ, ये वाला कंपोनेंट होगा v1 i कोस थीटा 1। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? थीटा 1। और जिसके साथ नहीं फॉर्म हो रहा वो मेरे पास बराबर होगा v1 i साइन, वो साइन कंपोनेंट होगा, साइन थीटा 1। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी, v1 i cos थीटा 1 इस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा था। तो और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के होंगे ना, एक्स एक्सिस के होंगे ये वाला कंपोनेंट, और ये v1 i साइन ऑफ थीटा 1। सो नाउ पहली बॉडी की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे रिजोल्व कर लिया। अब सेकंड बॉडी की वेलोसिटी को मैं इस फिगर में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये सेकंड बॉडी है m2 v2 i वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एंगल कितना फॉर्म कर रही है? थीटा 2। यहाँ पे m2 बॉडी है, v2 i वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एंगल कितना फॉर्म कर रही है? थीटा 2। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इनको अलग अलग फिगर्स में दिखाने का एक पर्पस ये है कि ताकि सारी चीजें ग्रैम्बल ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव करे, इसीलिए अगेन इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो यहाँ से एक मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक लाइन को खींचूंगा दूसरी टिप तक, ओरिजिन तक। अब देखो एरो की अब डायरेक्शन बतानी है। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे ये जो पहली वाली प्रोजेक्शन है इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी जैसे वो, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ, क्योंकि वेक्टर उस तरफ मूव कर रहा है ना। बड़ा इजी है, मतलब अगर तुम लोग ये वेक्टर इस तरह मूव कर रहे हैं तो इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे? एक इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मतलब इस तरफ और इस तरफ डाउनवर्ड। तो बस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा कि कंपोनेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ये मैंने इसकी कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। अब थीटा 2 फॉर्म हो रहा है इस कंपोनेंट के साथ। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होता है इसका कोस कंपोनेंट। अगर ये वेक्टर v2 i है तो ये वाला कंपोनेंट होगा v2 i कोस ऑफ थीटा 2, कोस कंपोनेंट। और जिसके साथ नहीं हो रहा वो होगा v2 i साइन थीटा 2। ये भी मेंशन कर लिया। अब ये जो कोलिजन के बाद ये जो मेरे पास मैस कैपिटल M फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ये मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ इस तरफ, इसे भी इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। इसी बॉडी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया कि कैपिटल M है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? फाई। अगेन इसे इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। अब कैसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे? यहाँ से मैं प्रोजेक्शन को ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस की तरफ, प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर दिया। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वेक्टर पॉइंट आउट कर, जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो पॉइंट आउट कर रहा था ऊपर की तरफ, तो जो कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी वो भी ऊपर की तरफ होगी। सिंपली टू इजी। पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? फाई एंगल। तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होगा मेरे पास कोस कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसके साथ फॉर्म हो रहा है तो ये होगा वी एफ, वेक्टर वी एफ कोस ऑफ फाई। और जो जिसके साथ नहीं हो रहा वो फिर वी एफ साइन ऑफ फाई, वो साइन कंपोनेंट होगा। यहाँ पे सारे वेक्टर्स को उसकी कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, इसे भी और इसे भी सबको रिजोल्व कर लिया। तो ना आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, पर मैंने डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफिक की हुई, इस तरह वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। ओके, कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पे कहता है टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वो मेरे पास बराबर होगा टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो मेरे पास बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का। अच्छा, टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना है? मोमेंटम मेरे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी, पर मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी बोलूंगा जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग होगी। m1 बॉडी है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मोमेंटम m1 बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वाली वेलोसिटी? जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। m1 इनटू v1 i cos of थीटा 1, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली वेलोसिटी है ना। तो यहाँ पे ये मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। पहली बॉडी का तो मोमेंटम आ गया हॉरिजॉन्टल मोमेंटम v1 m1 v1 i cos of थीटा 1। दूसरी वाली बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी m2 इनटू वेलोसिटी, लेकिन वो वाली वेलोसिटी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी वेलोसिटी? वो v2 i cos of थीटा 2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी m2 इनटू v2 i cos of थीटा 2, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वो कितना होगा? कोलिजन के बाद ये मेरे पास है मास कैपिटल M, अगेन मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन चूंकि मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो कैपिटल M इनटू वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है vf cos of phi। यहाँ पे कैपिटल M इंटू vf cos of phi यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर मुझे ये vf cos of phi फाइंड आउट करना है तो कैपिटल M नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास vf cos of phi का यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया।
तो नाउ अब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस के कहते हैं टोटल वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो टोटल वर्टिकल मोमेंटम है वही होगा टोटल वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो टोटल वर्टिकल मोमेंटम होगी ये दोनों बराबर होगी। कोलिजन से पहले जो टोटल वर्टिकल मोमेंटम है वो बराबर होगा कोलिजन के बाद जो टोटल वर्टिकल मोमेंटम होगा। अच्छा, कोलिजन से पहले जो टोटल वर्टिकल मोमेंटम है वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। ये बॉडी 1 है, कोलिजन से पहले बॉडी 1 का और बॉडी 2 का वर्टिकल मोमेंटम फाइंड आउट करूंगा, इन दोनों को सम कर दूंगा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टोटल वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और फिर यहाँ से मैं वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इस बॉडी का वर्टिकल मोमेंटम फाइंड आउट करूंगा, तो ये मेरे पास आएगा वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, बॉडी 1 का वर्टिकल मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करूंगा? मोमेंटम है तो मेरे पास मैस इंटू वेलोसिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल मोमेंटम की, तो यहाँ पे मैं वो वाली वेलोसिटी लूंगा जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे बॉडी 1 है m1 इंटू वो वाली वेलोसिटी जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v1 sin ऑफ थीटा 1। तो ये बॉडी 1 का वर्टिकल मोमेंटम होगा m1 इंटू v1 I sin थीटा 1। सेकंड बॉडी का वर्टिकल मोमेंटम क्या होगा? सेकंड मोमेंटम होता है मैस इंटू वेलोसिटी। वर्टिकल मोमेंटम है तो वो वाली वेलोसिटी जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। सेकंड बॉडी m2 मैस इंटू वेलोसिटी, लेकिन वो वाली वेलोसिटी जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग ये वाली वेलोसिटी v2 I sin थीटा 2। तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ से इन दोनों का एडम करूंगा m2 v2 I sin थीटा 2। तो ये मेरे पास क्या रहेगा? टोटल वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मुझे फाइंड आउट अब क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद मेरे पास है बॉडी m, ये मेरे पास बॉडी है जिसका मैस है कैपिटल M, ये है आफ्टर कोलिजन। तो इसका मुझे मोमेंटम वर्टिकल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, कैसे? मैस इनटू वेलोसिटी। अब कैपिटल M और वर्टिकल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो वो वाली वेलोसिटी जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी vs sin ऑफ 5। तो इसके साथ मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो टोटल वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके बराबर होगा? कैपिटल M इंटू vf sin ऑफ 5। अब अगर मुझे vf sin ऑफ 5 फाइंड आउट करना है तो कैपिटल M नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैपिटल M इसके साथ नीचे आके डिवाइड, तो यहां से मेरे पास आएगा vf sin ऑफ 5। अब मेरे पास वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का कोस कंपोनेंट भी आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, और साइन या वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, तो यहां से मैं अपनी फाइनल वेलोसिटी vf फाइंड आउट कर सकता हूं, जो कि रिजल्टेंट है vf cos ऑफ फाई का और vf sin ऑफ फाई का। तो इसके लिए देखते हैं, इन सबको नोट डाउन कर लो, मैं व्हाइट बोर्ड को रेस करने लगूं। अच्छा, अब मैंने जो से वो फाइनल वेलोसिटी का कोस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तो फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो एंगल फाई मुझे बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड vf ये मैं फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, सोल्विंग फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है इसका vf cos ऑफ फाई का स्क्वायर प्लस vf sin ऑफ फाई का स्क्वायर। देखो, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये देखा था कि किसी भी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अगर ये मेरे पास वेक्टर a है, इसका एक कंपोनेंट a of x है और दूसरा कंपोनेंट a of y है, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? a of x का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a of y का स्क्वायर, फिर अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास वेक्टर a आ जाएगा। अब अगर ये मेरे पास है vf है, तो इसका एक कंपोनेंट है vf cos ऑफ फाई और एक कंपोनेंट है vf sin ऑफ फाई। तो vf मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? vf ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करूंगा? vf ऑफ x का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मेरे पास यहाँ पे vf cos ऑफ फाई, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा vf ऑफ x की जगह लिख दूंगा vf cos ऑफ फाई। यहाँ पे ये मैंने vf cos ऑफ फाई लिख दिया, और vf ऑफ y मेरे पास क्या है? vf sin ऑफ फाई, तो यहाँ पे मैं vf sin ऑफ फाई इसका स्क्वायर लिख दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? vf। तो vf कैसे आएगा? अंडर रूट vf cos ऑफ फाई का स्क्वायर प्लस vf sin ऑफ फाई का स्क्वायर। अब हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, vf cos ऑफ फाई भी फाइंड आउट कर चुके हैं, vf sin ऑफ फाई भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे सिंपली पुट करते हैं। vf cos ऑफ फाई क्या है? ये cos ऑफ फाई का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिखेंगे m1 v1 I cos ऑफ थीटा 1। कौन सा वेलोसिटी, कौन सी? जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ये फाइंड आउट किया हुआ है, वो पीछे से तुम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। v2 I cos ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय m, फिर इसका स्क्वायर, vf ऑफ x की वैल्यू पुट की और उससे स्क्वायर के अंडर जो है वो पुट कर दिया। इसे मैं रेस कर रहा हूँ, प्लस अब ये वर्टिकल कंपोनेंट m1 v1 I sin ऑफ थीटा 1 प्लस m2 v2 I sin ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब एंगल फाइंड आउट करना है, उसकी डायरेक्शन, तो उसके लिए मुझे एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइनल एंगल फाई वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो, रिजल्टेंट का एंगल
हॉरिजॉन्टल के साथ कितना वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फाइव मेरे पास बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अगर ये मुझे वेक्टर ए का एंगल फाइंड आउट करना है, फाइव फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, टेंजेंट इनवर्स करूंगा ए वाई अपॉन ए ऑफ एक्स, ए वाई अपॉन ए ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर ये मेरे पास वी ऑफ एफ है, तो अपने वाले सिनेरियो में कैसे ये ट्रांसफॉर्म होगा, फाइव मेरे पास बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ ऑफ एक्स। अब वी एफ ऑफ वाई मेरे पास क्या वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये मेरे पास वी एफ है ना, तो ये मेरे पास वी एफ ऑफ वाई, वी एफ ऑफ वाई मेरे पास वी एफ साइन ऑफ फाइव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी एफ साइन ऑफ फाइव, और वी एफ ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वी एफ ऑफ एक्स, और वो मेरे पास है वी एफ कोस ऑफ फाइव, ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो फाइव मेरे पास कैसे आएगा, टेंजेंट इनवर्स करूंगा वी एफ साइन ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय वी एफ कोस ऑफ फाइव, वी एफ साइन ऑफ फाइव सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की m1 v1 i sin थीटा 1 प्लस m2 v2 i sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय m, और सिंपली यहाँ पे भी cos वी एफ कोस ऑफ फाइव की जो हमने पहले एक्सप्रेशन फाइंड आउट की उसकी वैल्यूज को यहाँ पे मैंने सिंपली पुट कर दिया, यहाँ से m से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास पाई का एंगल एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा, उसे देखते हैं। तो फाई का जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, ये डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया दोनों में से, ऊपर बचेगा m1 v1 i sin ऑफ थीटा 1 प्लस m2 v2 i sin ऑफ थीटा 2, और नीचे आएगा m1 v1 i cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2 v2 i cos ऑफ थीटा 2। तो यहां से मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन भी डेवलप कर लिया और उसकी एंगल का एक्सप्रेशन भी डेवलप कर लिया। अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंप्लीट हो गया, वहां से फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, अब जाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ। अच्छा, अब बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की। ये दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कैसी कोलिन, इनइलास्टिक कोलिन, इनइलास्टिक कोलिन में क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इन दोनों को माइनस कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मुझे इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी को कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जाता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है वो मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये बॉडी m1 है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m1 v1 i इसका स्क्वायर, और इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 v2 i इसका स्क्वायर, मैस इनटू वेलोसिटी। यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, फिर ये कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती है। अब इस फाइनल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करूंगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के जो कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है, वही मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, 1/2 मैस इनटू वेलोसिटी, मैस है मेरे पास कैपिटल एम, वेलोसिटी मेरे पास v of f का स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करूंगा, लॉस कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी कोलाइड की, तो कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, और यहाँ पे मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, कितनी लॉस हुई, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करूंगा, ज्यादा में से कम को माइनस करूंगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे ही बुक ने इस टॉपिक को टर्मिनेट कर दिया है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।